11 में जब गया तो वो चाइना टाइप मोबाइल घर में आया था बिल्कुल। 12 तक घर में कोई लाइट नहीं थी। 10 बाय 10 की वॉल, जिसमें मतलब मड और स्टोन से बनाई हुई वॉल में उस छोटे से रूम में स्टार्टिंग हुआ है। मुझे आज भी पता है वो मकान। मेरी माँ हमेशा जब खेत में से 5 बजे आती थी तो वो 7 वेजिटेबल्स लेके आती थी। तो जब वो आती थी तो उस साइड से आते हुए वहाँ सब्जी बेच के घर आती थी, और फिर घर जब आती थी तो वो सब्जी लेके मैं गाँव में, मेन जो गाँव होता है, तो उसमें सब्जी बेचता था। और जो फादर थे वो गाँव में छोटे मोटे काम, जहाँ कभी कभी गटर साफ करना हो या गटर खोदना हो। Imagine studying every night under a flickering kerosene lamp because there is no electricity at home. Imagine clinging to the rooftop of a crowded bus just to reach school. For IPS officer Sharan Kamble, this was not an imaginary scenario, it was his reality. Raised in a small village with limited resources but unlimited dreams, he refused to let circumstances define him. Before he became an IPS officer, there was a boy who fought against the odds every single day. But what kept him going? What sacrifices shaped his journey? In this candid conversation, IPS officer Sharan Kamble takes us back to where it all began. Stay with us for a story of a dream that refused to perish by struggle and shone even brighter through adversity. And this is just the beginning. Stay tuned for the second part where Mr. Kamble breaks down his UPSC preparation strategy for all the three stages: prelims, mains, and interview. Thank you so much for joining Indian Masterminds today. थैंक यू। So, you had an incredible journey right from your childhood to become an IPS officer. So, if you can please share more about your childhood with our audience. I know about your journey, but I want कि आप अपने बारे में, अपने childhood के बारे में हमारी audience को बताएं. Right from the very beginning. एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर रूरल फैमिली से आता हूँ, और माय बोथ पेरेंट्स बोथ आर इलिटरेट, सो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो स्ट्रगल पहले से ही था। और आज भी अगर मैं गांव में किसी से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को कभी घर बैठते नहीं देखा है। तो दे हैड टू मैनेज एवरीथिंग। वो हमारा छोटा सा खेत था 1.5 एकड़ का, तो खेत में भी जाते थे, उसके अलावा वो हमेशा दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे। तो मेरे अराउंड जो सिचुएशन थी, यू कैन से कि कभी कभी होपलेस, पावरलेस ये सिचुएशन फील करता है, कभी कभी डिप्राइव्ड फीलिंग आती है। तो वो चैलेंजेस हमेशा रही है। मुझे पता है कि मेरी मेरी माँ हमेशा जब खेत में से 5 बजे आती थी तो वो 7 वेजिटेबल्स लेके आती थी। और हमारा जो गांव है, गांव के आउटस्कर्ट में भी थोड़ा सा पॉपुलेशन बसा हुआ है, और हमारा खेत भी उस साइड था। तो जब वो आती थी तो उस साइड से आते हुए वहाँ सब्जी बेच के घर आती थी, और फिर घर जब आती थी तो वो सब्जी लेके मैं गाँव में, मेन जो गाँव होता है, तो उसमें सब्जी बेचता था। और जो फादर थे वो गाँव में छोटे मोटे काम, जहाँ कभी कभी गटर साफ करना हो या गटर खोदना हो, या कभी जो खेतों में जाके वहाँ मिट्टी डाल के बांध बनाना हो, या कभी ज्वार होता है उसको उसका हार्वेस्टिंग करने जाना हो, यानी छोटे छोटे काम जो गांव में होते हैं और जो डेली वेज लेबर करता है, तो उस तरीके से उन्होंने पहले से किया है। और ये कोई मतलब शॉकिंग बात भी नहीं है, क्योंकि 10 तक तो घर में मोबाइल नहीं था। 11 में जब गया तो वो चाइना टाइप मोबाइल घर में आया था बिल्कुल। 12 तक घर में कोई लाइट नहीं थी। और जो डेली का जो ये है वो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट। और ये बात बता दो, 10 बाय 10 की वॉल, जिसमें मतलब मड और स्टोन से बनाई हुई वॉल में उस छोटे से रूम में स्टार्टिंग हुआ है। मुझे आज भी पता है वो मकान। लगभग मैं जब मास्टर्स हुआ और मेरा भाई जब बीटेक में गया, तो उसके बाद हमने फिर वो घर, गाँव वाला घर ठीक से बनाया। तो 12 तक लाइट नहीं थी। 10 बाय 10 के इसमें मकान में रहते थे, तो चैलेंजेस बहुत थी शुरुआत में से। बट वो रहता है ना कि पढ़ाई के बारे में उन्होंने कभी कुछ कम नहीं पढ़ने दिया। मतलब आई वुड से कि मैं जब बीटेक तक गया था तो कोई सेविंग नहीं, मतलब लिटरली देर इज नो बैंक बैलेंस। जो भी आ रहा है वो एग्जिस्टेंस सर्वाइवल सर्वाइवल पे जा रहा है। या हर वीकली जब नोटबुक लाना होता था या यूनिफॉर्म लेना होता था, तो हर चीज हम पे खर्च हो रही है। Right. एंड तो इस तरीके से भी शुरू हुआ था। वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब मैं पढ़ाई करता था तो ये चीजें मेरे हमेशा दिमाग में रहती थी। और मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं गांव में होशियार था। मैं 10th में मैं टॉपर रहा हूँ। और जो
26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, उस पे मैं स्पीच देता था, तो क्यों, बिकॉज आई यूज टू गेट मनी एज अ रिवॉर्ड। तो वो चीज एज वन ऑफ द मोटिवेशन मुझे काम की। जब मैं स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बैठ रहा था तो बहुत लोगों ने कहा कि अगर स्कॉलरशिप एग्जाम में नंबर आता है तो यू विल गेट 1,000 पर ईयर। तो मैं फिर स्कॉलरशिप एग्जाम में 7th में बैठा, फिर वहां मुझे मेरा नंबर आया, मुझे 1,000 पर मंथ पर ईयर मिलते, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत में जब मुझे पता है 4th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक था मुझे, तो वहाँ राइस के बैग्स मिलते थे, तो जब मैं बहुत खुशी से राइस के बैग्स लेके आता था, तो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती थी लाइफ में। और पढ़ाई जब करता तो उसमें मायने रखती थी। तो 10th के बाद नियर सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ 11th 12th को जाना पड़ता है, तो बहुत सारे जो वहाँ स्टूडेंट थे वो बहुत सारे सेमी इंग्लिश मीडियम से थे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई है, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। और तो बात होती थी कि यहाँ 11th 12th में यहाँ रूम करके रहो, और फिर वहाँ बैठ के पढ़ाई करो। पर जब मैं ये बात चीज घर पे बोलता था तो माँ के आंखों आंखों से आंसू होते थे। उसमें दो रीजन थे, एक तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी, दूसरी चीज है कि वो मैं उनके साथ रहता था, तो वो एक आउट ऑफ लव भी चीज होती थी। तो फिर होता था कि सुबह 7 बजे गांव से डिफरेंट व्हीकल्स थे, जिप्स रहती थी, जो जिन और वो जिप्स जिसकी सुबह ज्यादा जल्दी भरेगी वो निकल जाएगा। जिस दिन जल्दी मिल गई जिप जल्दी मिल गई, जिस दिन नहीं मिल गई फिर उस दिन दूसरी जिप से लेट चले जाओगे। तो ये होता था, और उसमें भी क्या होता था कि 10 रुपीज पर ट्रिप होती थी, टू टू एंड फ्रो, तो 10 एंड 20 रुपीज कम से कम लगते थे अगर आप डेली स्कूल कॉलेज जा रहे हो 11th 12th में। और उसमें भी ये होता था कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा कि कंसेशन है आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को जो उसका बॉनेट है उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, या खड़े होकर पीछे जो हैंगिंग करके आना पड़ेगा। तो उस स्टाइल से 5-5 रुपए सेव करने के हिसाब से उस तरह से जर्नी शुरू होती थी। तो उसके बाद 11th 12th में गया, तो 11th 12th में फिर सीट एग्जाम होती है, जिसके थ्रू आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें वालचंद कॉलेज है, सीओईपी है, विजिटिया है। तो फिर वहाँ बहुत सारे लोगों का पैटर्न होता है कि वो लातूर पैटर्न, मतलब एक हब है जहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ हॉस्टल करके रहते हैं, वहाँ कोचिंग वोचिंग लगाते हैं, फिर उसके बाद सीट एग्जाम देते हैं। तो वो तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं जाऊं वहां और सीट एग्जाम का प्रिपरेशन करूँ और उसके बाद सेलेक्ट हूँ। तो फिर घर से आकर जाकर मैंने प्रिपरेशन की। कुछ टीचर जो जो बहुत ही अच्छे हमें मिले, क्योंकि उनको पता था कि शरण है और कुछ लोग हैं जो दिल लगा कर मेहनत कर रहे हैं। तो वो लोग हमें पढ़ाते थे। सर एक कदम सर का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो रिटायर्ड हुए थे हमारे कॉलेज से, फिर भी वो आते थे, और हम कॉलेज खत्म 2 बजे 2:30 बजे खत्म होता था, उसके बाद वेट करते थे, सर आते थे, थोड़ा फिजिक्स टू पढ़ाते थे, और फिर उसके बाद चले जाते थे। और फिर हमारी जर्नी शुरू होती थी वापस। बहुत सारे कॉलेज के लोग, कॉलेज के स्टूडेंट जब क्लास छूटता था, तब जैसे ही मैं उस कैंपस से बाहर आता था, गेट से बाहर आता था, तो गाड़ियां लगी रहती थी, उनको मैं पीछे ऐसे हैंग करके वापस घर की तरफ निकलता था। और बहुत सारे लोग आज भी, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर को कॉल करके बता दिया कि ये ऐसा ऐसा करना पड़ता है तुम्हारे बच्चों को। फिर कॉलेज के एक बार प्रिंसिपल ने मुझे बुला कर कहा, बट दे अंडरस्टूड कि दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी आल्सो। Right. तो एक चीज थी, उसके अलावा जो टीचर्स थे, मेंटोर्स थे, या जो गांव के लोग थे, फैमिली थी, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि तुझे आगे जाके बड़ा ऑफिसर बनना है। तो आप जब गांव में होते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो हमेशा आपकी चीज में दिमाग में आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ये चीजों को बदल देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपके लाइफ को बदलेगी। तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है तुझे ऑफिसर बनना है, क्लास वन ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, तुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। तो ये चीजें इनिशियली पता नहीं थी, 5th 6th तक तो आपको सुनने को मिलता है कि मैं क्लास वन ऑफिसर बनूं। तो जैसे जैसे आगे गया था जैसे थोड़ी चीजें क्लियर होती गई। 11th 12th में पता चला कि यूपीएससी एग्जाम कैसे होता है। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, तो ग्रेजुएशन में मुझे पता चला कि यस, दिस इज द एग्जाम हाउ यू अपेयर। तो 11th 12th के बाद मैं जब सीईटी प्रिपरेशन मैंने खुद किया, वन ऑफ द गुड कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, वालचंद कॉलेज सांगली में चला गया। तो टेक्निकली मैं स्ट्रांग था। जैसे कि मैं बीटेक में भी इनिशियली जो 2-3 महीने थे वो मेरे लिए बहुत टेरिफिक थे, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब पेपर था। और जब क्लास होते थे शुरुआत में, तो मैं ऐसे पीछे की तरह जो विंडो थी वहां बैठता था और इधर उधर देखता था। सब लोग लातूर पैटर्न के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, और मैं पीछे बैठ के देखता था कि इन्होंने इतना पढ़ाई करके आए हैं, इन्होंने इतना पढ़ा है, वगैरह वगैरह। बट एक चीज हमेशा मन में थी कि मैं कर सकता हूँ, इन चीजों को मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। तो एट द मतलब जो जर्नी मेरी 4th ईयर की खत्म हुई, तो एट द एंड ऑफ दैट जर्नी में 9.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट लेके मैं वन ऑफ द टॉपर्स था मेरे क्लास में। और मेरे तो मुझे पता था कि डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, बट ये जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ने जो मुझ में वो कि तुझे इस पे डिफीट करना है,
तो वो चीज मुझे इन सर्कमस्टेंसेस ने चीजों ने सिखा दिया कि यस आई कैन ओवरकम दिस डिफिकल्टीज। अब जब मैं बीटेक में एंड में आ रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, हम्म। मुझे आईआईटीज में जाना है, इसमें जाना है, या आईटी कंपनी है बढ़िया वाली है। तो मेरे दिमाग में हमेशा चीज रहती थी कि नहीं, मुझे क्वालिटी एजुकेशन लेना है। मतलब मेरा मुझे फिक्स है, मुझे ऑलरेडी पता था कि आई विल गो फॉर यूपीएस। मैं किसी भी टेक में प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा। देन आई अपियर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन, I had also got good ranks, and then I had offers from IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras also, और आईआईसी बेंगलोर से। तो मैंने पता कर लिया कि क्या डिफरेंस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आईआईसी प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और अगर आईआईटी वगैरह देखो तो ज्यादातर लोग वहाँ प्लेसमेंट के हिसाब से जाते हैं। तो फिर हम्म। आई हैड टू डिसाइड। तो मैंने कहा कि और जब मैं बीटेक में था तब मुझे क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा पता चला, आईआईटी के बारे में पता चला, रिसर्च के बारे में पता चला। तो मुझे था कि मुझे एक्सपीरियंस तो लेना है। देन आई हैड टू डिसाइड कि मुझे अभी कहाँ जाना है। तो मैंने एक चूज कर लिया कि मैं आईआईसी जाऊंगा। आईआईसी में जहाँ क्वालिटी रिसर्च होता है या रिसर्च प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां से मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा, और उसके बाद मैं जा भी सकता हूँ। तो मैं मेरे यही कहूंगा कि मेरी हमेशा प्रायोरिटी भी रहती है कि यू गो फॉर हायर एजुकेशन। हम्म। मतलब जब भी मैं किसी को भी बताता हूँ यूपीएससी एग्जाम, यस आई आई से कि यू प्रिपेयर, बट एट द सेम टाइम आई रिकमेंड देम कि यू गेट हायर एजुकेशन। वो बहुत जरूरी है। वो बहुत चीजें बदलता है आप में, आपके लोगों में। उसके बाद मैं आईआईसी गया। उसके बाद वहां भी चैलेंजेस थी, जैसे कि वहां आपको देखो इसरो के लोग वहां एज रिसर्च करने के लिए आए हैं, डीआरडीओ के भी आए हैं। जी। कुछ लोगों ने कंपनियां करने के बाद आते, तो वहाँ बहुत चैलेंजेस बड़ी थी, बड़ी बट आई हैड पर्सनालिटीज रही आईआईसी बैंगलोर एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वो एक सर्वपल्ली चैलेंज तो था। राधाकृष्णन टू होमी बाबा, एवरीवन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसने मुझे बहुत सिखाया। आईआईसी ने टेम्परामेंट और साइंटिफिक एटीट्यूड अपन जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारी हम्म। चीजें सिखाई। और फिर जब 18 में था तो वहाँ प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं। इंटेल आती है, सैमसंग आती है, रैम्बस आती है, एनवीडिया, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है। तो सब उसमें प्लेसमेंट के लिए बैठ गए। उस टाइम मेरे कुछ दोस्त थे जो जिन्होंने कहा कि मतलब वो भी यूपीएससी करेंगे। और जब उनको भी प्लेसमेंट मिला इंटेल में, अराउंड 17 to 20 लाख एवरेज तो पैकेज होता ही है। तो मुझे भी मिल गया, सबको मिल गया। आई गॉट इन टू दिस कंपनी। मैंने कॉल किया, घर कॉल किया, मैंने भाई को कॉल किया, एंड दे वेर हैप्पी लाइक एनीथिंग। मतलब जब वो सुनेंगे कि 20 लाख का पैकेज मिला है, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो चीज राइट। उन्होंने लाइफ में देखा नहीं है। तो आई स्टिल एबल टू रिकॉल दैट। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि यार मुझे यूपीएससी करनी है, और अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना है, ये आइदर जीरो और आइदर वन। तो मैं इसमें था ऐसे कि, तो मैंने दोस्तों को कहा कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, और मैं अब यूपीएससी जर्नी सीधा स्टार्ट करूंगा। तो उसमें से मेरे दोस्त थे, अहंकार करके दोस्त थे, वो भी यूपीएससी करने वाला था, और दोस्त थे। तो वो मतलब वो शॉक हो गए कि इतना पैकेज छोड़ के तू क्यों कर रहा है, अगर करना ही है तो उसके साथ साथ कर, पैकेज मत छोड़। तो उस लेवल पे मुझे अभी भी वो एक मोमेंट याद है। मैंने घर कॉल किया मेरे फादर और मदर को, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, और मुझे यूपीएससी करनी है ऑलरेडी। मैं मेरा अभी एजुकेशन पूरा हुआ है, और मुझे अभी डिसाइड करना है, तो आई वांट टू लिव एंड लिव दिस जॉब एंड आई वांट टू प्रिपेयर यूपीएससी। तो उन्होंने सीधा कहा कि तू जो कर रहा है उस पे हमें पूरा ट्रस्ट है, और तुझे जो करना है वो कर ले, और अगर तुझसे नहीं होगा तो तू वापस घर आ जा, तू घर बैठ और हम तुझे बिठा के खिलाएंगे। तो वो उतना मेरे लिए इनफ था। आई हैड, मतलब मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। आई वॉज वेरी वेल सॉर्टेड इन माई माइंड। मैंने मेल लिखा रामबस के मैनेजर को और कहा कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आई वोंट बी एबल टू गिव माई 100% वगैरह वगैरह, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन। 5 सेकंड में उनका कॉल आया। तो आईआईसी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है, वो बहुत बढ़िया है। मतलब उस डिपार्टमेंट के नाम पे भी आराम से जॉब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 1 साल कर ले, तूने जो वहाँ एक्सपीरियंस लिया उसका 1 साल कर ले, या अगर तू चाहता है तो हम पैकेज बढ़ा के देंगे। और उन्होंने कहा कि यू टेक योर टाइम, और मैं संडे कॉल करूंगा। तो संडे उनका कॉल आया, 3 सेकंड के लिए बात हुई। उन्होंने कहा कि शरण, हैव यू डिसाइडेड? मैंने कहा यस सर, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन। कॉल कट हो गया। तो उसके बाद फिर मतलब जिस सिचुएशन में मुझे घर वालों को पैसा देना था, उनको सपोर्ट करना था, उस सिचुएशन पे आके मतलब अब तो आगे कुछ है ही नहीं। मतलब एक तो यूपीसी जर्नी करनी है, आपके हाथ में कुछ नहीं। तो लकीली फिर मुझे पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप एग्जाम है जो स्पॉन्सर करती है दिल्ली जाने के लिए, और वो 2 महीने में थी। और लगभग मुझे पता है जून एंड चल रहा था, और मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। सब लोगों ने हॉस्टल वगैरह छोड़े थे, फिर भी मैं उधर ही रुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जब तक अगला ये नहीं आता, माइलस्टोन नहीं आता, मतलब अगला मेरा कुछ फिक्स नहीं होता, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हम्म। तो वो एग्जाम सोलापुर में थी। तो फिर मैं रात में आया, सोलापुर एग्जाम दी, वापस चला गया, जबकि सोलापुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी मैं घर नहीं गया, सोलापुर से वापस मैं आईआईसी बेंगलुरु चला गया, हॉस्टल में फिर रहा।
और फिर पता चला कि वो एग्जाम जो दी थी, जो दिल्ली के लिए स्पॉन्सर करने वाले स्कॉलरशिप थी, वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैंसिल हो गई। ओ, तो फिर 10 दिन तो मैं ऑलरेडी हॉस्टल में रुका था, उसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता था। तो एक जूनियर था, उसके रूम में मैंने सब सामान शिफ्ट कर दिया, और फिर मैं उसके साथ रहने लगा जब तक कि अगली एग्जाम नहीं होती। और जुलाई एंड के अराउंड समथिंग वो एग्जाम दोबारा हुई। मैं दोबारा गया, फिर दोबारा वापस आया, उसके रूम में रहा, और एक हफ्ते में रिजल्ट आ गया कि मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी और मैं जा सकता हूँ। उसके बाद मैं घर गया। अगस्त 4 में मेरी बैच थी दिल्ली के लिए, तो फिर मैं दिल्ली में 8 महीने के लिए गया। उसके थ्रू मुझे वॉजरा में स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो ओके। फिर 8 महीने में प्रीलिम्स के लिए उधर था, और लगभग मुझे पता है 12,000 के अराउंड मुझे पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। ओके। 12,000 में मुझे वो सब करना था। दिल्ली के वो जो 8 महीने थे वो बहुत चैलेंजिंग थे। ये कौन सुबह से छह साल बजे की से बात है? स्टार्ट होता। 2018-19 की बात है। ओके। 2018-19 में ये लगभग 8 महीने की मेरी जर्नी थी। तो 8 महीने में मुझे पता था, वो हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ। सही मेरे बात है। घर वाले को पता है, उनको भरोसा है। तो ये जर्नी फुल ऑफ इमोशन थी, फुल ऑफ डिफिकल्टीज थी। पैसे 12,000 कब आएंगे, इसका भी माइंड में रहता था। तो एक स्लीपर, मतलब वो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट फेज था। तो उसमें 8 महीने में बहुत पढ़ाई की, जैसे कि जब चलता बोलता था, दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था। दोपहर में जाता था खाना खाने, खाते समय मुझे आगे पता है इथिक्स के डिस्कशन हमारे होते थे। और तो 8 महीने में बहुत पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की। और फिर उसके बाद आ गया कोरोना पीरियड। और उसके पहले भी अप्रैल में मुझे तो वो ट्रिपल इन तक की स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद आपको खुद करना पड़ता है। ओके। तो फिर आ गया गांव, मतलब अप्रैल 2019 के अराउंड में गाँव आया। और अप्रैल में दो एग्जाम दिए थे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएपीएफ। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सेंटर पुणे था। आई कुड गेट इनटू मेंस आल्सो, यूपीएससी के उस टाइम के। और सीएपीएफ एग्जाम दी थी, तो कुड नॉट क्लियर फॉर इंटरव्यू ऑफ सिविल्स, बट उसी टाइम सीएपीएफ में ऑल इंडिया रैंक 8 आया था। तो उसकी स्टोरी भी बहुत ये है कि मैं घर बैठा था, और उसी टाइम दोपहर के 1-2 बजे थे, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा कि शरण, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 8 आया है। तो मैंने कहा कि तू एक बार चेक कर ले कि मेरा ही नाम है कि नहीं पूरा। तो उसने कहा कि यस मैं चेक करता हूँ, मैंने चेक किया है, तेरा ही नाम है। और मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, मैं गाँव में हूँ, घर में हूँ। तो मुझे एक्सप्रेस करने का मतलब कोई था ही नहीं नजदीक। तो मैं गया, मेरा दोस्त आएगा अभिषेक पुली करके, उसके पास गया। उसको कहा कि ऐसे ऐसे मेरा रैंक आया है। उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस डाला। तो या। एक 2019 में जो सीएपीएफ में जो रैंक आया था, तो उसने काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा। उससे ये पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ, जो एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, तो वो सच में राइट डायरेक्शन में है और वर्थ इट है। राइट। और फिर 2020 में देन आई कुड गेट इनटू आईपीएस। वहाँ मुझे रैंक मिला 542। और उसी टाइम मुझे ऑल इंडिया, मतलब वन ऑफ द टॉपर्स था। मैं इंटरव्यू स्कोर में भी 209 मिले थे मुझे उस टाइम। और उस टाइम जो ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, हालांकि वो ऑप्शन मैंने खुद प्रिपेयर किया, बट एक बार जब आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, एग्जाम के बारे में जान लेते हो, तो आपको वो चीजें बहुत नजदीक से समझ समझ में आती है। और फॉरेस्ट भी मैं क्लियर कर पाया, जबकि फॉरेस्ट में हर अटेम्प्ट में मेरे लगभग अलग ऑप्शनल रहते थे, जैसे एग्रीकल्चर जूलॉजी से लिखा, या फॉरेस्ट और मैथमेटिक्स से लिखा, या फॉरेस्ट जूलॉजी से लिखा। तो उसमें एक आइडिया आ गया था कि मेहनत से करना है, और किस तरह से एग्जाम को अंडरस्टैंड करके आप समझ सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड समझ सकते हो, सिलेबस को कैसे करना है। तो इससे मुझे बहुत काफी मदद मिली। और फर्स्ट की मैंने 3 इंटरव्यू दिए, थर्ड में आई आई कुड गेट 127 रैंक। तो ये ओवरऑल मतलब जर्नी है मेरी। जब मैं देखता हूँ तो कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म में यही आई वुड से। तो कभी नहीं ऐसा लगा कि अरे यार 20 लाख की नौकरी छोड़ दिया मैं? और ये यूपीएससी में भी आई गेस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सीएससी में नहीं क्लियर हुआ था, तो कभी डाउट किया अपने ऊपर कि अरे यार कैसे अब होगा बहुत नहीं बार, होगा, बहुत मैंने 20 लाख की जॉब छोड़ दी जो मेरे को इतना अच्छा ऑफर आया था? बहुत बार, बहुत बार, मतलब जब मैं मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने जब जॉब छोड़ा, और जब मैं प्रिपरेशन में फुल फ्लेज उतरा, तो एक दो तीन चीजें हमेशा दिमाग में रहती थी। एक तो मैं इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आया हूँ, और यहाँ तो इतनी बड़ी भीड़ है लाखों की, और इन लाखों की भीड़ में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो हमेशा से होता है। हाँ, जब एक एक पॉइंट पे आपने पैकेज छोड़ा है, और फिर आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए गए हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि लैक्स ऑफ लैक्स स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। कंपटीशन इतनी ह्यूज होती है। एंड यू आल्सो नो कि यू आर फ्रॉम सच ए बैकग्राउंड की, मतलब कॉन्वेंट से है,
जब न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल वाला जो हमेशा दिमाग पे रहता था, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वाली चीज रहती है। तो हम्म। यस, आपको आपसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस जो करना है तो हम्म। करेगा। तो ये चीजें बहुत सारी है जो हमेशा से प्रेशर देती है और हमेशा से फियर देती थी। यस, आई दिस थिंग्स आल्सो, आई फेस आल्सो सेम थिंग्स। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब उनको पता चला कि आपने यूपीएससी सीएससी क्लियर कर लिया है एंड यू आर नाउ एन आईपीएस ऑफिसर? आईपीएस के पहले भी जब मैं सीएफए मैंने क्लियर की थी, तो एग्जैक्टली उनको पता नहीं था डिफरेंस की मतलब ये होता क्या है। तो उनको एक कहीं एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको पता है कि आपके एक बच्चा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, बट हाँ कोई तो बड़ा आदमी बन गया है। तो वो मतलब वो उनकी मतलब ये थी रिएक्शन से उसके बाद से। तो हम्म। उतना एग्जैक्टली उनको पता नहीं है। पिताजी को थोड़ा बहुत पता है कि एसपी क्या होता है वगैरह, या आईपीएस क्या होता है थोड़ा, बट एज अ इन जनरल उनको मतलब इसका कुछ आइडिया ही नहीं, सिर्फ इतना है कि बड़ा ऑफिसर तो बन गया। तो पहले भी यही था, आज भी यही Right. Okay, so UPSC, it's UPSC preparation is no small feat. So how did you approach for the vast syllabus? क्योंकि यूपीएससी का एनीवेज बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो आपने वो सिलेबस को कैसे अप्रोच किया? आपकी डेली रूटीन कैसी होती थी जब आप प्रिपरेशन करते थे? You have just heard IPS officer Sharan Kamble's incredible journey. But this is just one part of his journey. In the next segment, Mr. Kamble shares the strategies that helped him crack UPSC. From prelims to mains to the interview, get ready for invaluable insights straight from someone who has been through it all. Stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss part 2.